और गुलाम नबी राज्यसभा नहीं पहुंच पाए। हम तो 2-4 करोड़ में बिको। कहते सनातन में बिक जाओ, बाप के खिलाफ चले जाओ, माँ के खिलाफ चले जाओ, तैयार रहते हैं बिकने के लिए। इसलिए चरित्र पैदा कीजिए। ये लड़ाई जो आपको राजनीतिक तौर पे दिखती है, ये बहुत हल्की लड़ाई दिखती है। अंदर से हालात बहुत बेहतर नहीं है, बहुत बेहतर नहीं है। मैंने आपको इशारे में कहा, हर दिन 25 से 30 यंग लड़कियां अच्छे घरों की गायब हो जाती हैं। कोई रोने वाला नहीं है उनको। हम जैसे जो लोग बोलते हैं तो लोगों को बड़ा शौक लगता है ये घटनाएं आज सुननी कि ये 35 टुकड़े हुए, कोई फ्रिज में रख रहा है, कोई सूटकेस में रख रहा है। आप एक घटना सुनते हैं और सो जाते हैं, पता नहीं कैसे आप वो सनातनी हिंदुओं के आपको नींद आ जाती है। आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब तक ये घटना आपकी बेटी के साथ ना घटे। जिस दिन बेटी के साथ घटेगी उस दिन कहेंगे पूरा देश मेरे साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ। अगर आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं तो 35 टुकड़ों में आने वाली श्रद्धा के बाप से टेलीफोन करके भी बात करते तो लोगों को लगता कि लोगों को इस दुख का अंदाजा झारखंड में भी है और बिहार में भी है। जिंदा समाज अगर चुप रहता है तो निकिता और अंकिता को अपनी बेटी मानता, रूपेश पांडे को अपना बेटा मानता, तो इस झारखंड के अंदर इतने लोग खड़े होते कि जब तक रूपेश पांडे का हत्यारा गोली से न मार दिया जाए तब तक नहीं हटेंगे। लेकिन हमें इसमें क्या मिलना है, हमें तो ड्रामा करना है। मुझ जैसा आदमी जिसकी स्थिति के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, मैं यहां आया हूं इसलिए कि आपने टिकट भेजी है, मैं चला जाऊंगा इसलिए कि आपने टिकट दी है। इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। तब भी मैं जब रांची से चला और शोभा जी के किसी एक प्रोग्राम में आया था, मैंने शोभा यादव जी से कहा, ये जानी मानी वर्कर हैं, सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ये किस पार्टी में हैं नहीं है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि जब जब ऐसे इशू हुए तो मेरी इनसे वार्तालाप हुई। तो मैंने इनसे कहा कि आप, मुझे यहाँ के रांची के बारे में नहीं पता है, मुझे किसी भी तरीके से रूपेश पांडे के घर जाना है। तब मैंने अपने साथी जो बनारस से LLM करके आए हैं, ओम यादव जी, जो पूरे देश में मेरे कोऑर्डिनेशन के प्रोग्राम हैं, मेरे और हमारी टीम के प्रोग्राम देखते हैं, मैंने उनसे कहा यार 10,000 रुपये मुझे कहीं से ला के दो। तब उन्होंने अपने ATM कार्ड से, जो आदमी रोजगार नहीं करता उसने मुझे 10,000 रुपये दिए। और ये बात मैंने गुपचुप जाके बताई और उनकी माँ को दिया, और मैं जो कर सकता था करने की कोशिश की। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, दुख इस बात का है कि मुझे यहाँ जब गया तो उनकी माँ से मिला, उनकी दादी से मिला। उस घर की हालत देख के मुझे लगता था यार हिंदू होना पाप है क्या। ये हजारों हिंदू नेता, ये मंदिरों पे मुकुट चढ़ाने वाले, सोना चढ़ाने वाले, ये अमेरिका लंदन में अपने बच्चों को भेजने वाले, ये कितने बेहया और बेशरम लोग हैं यार। ये इंतजार करते हैं कि हमारे बेटे बेटी के साथ होगा तब हम जो है तूफान उठा देंगे। उसके घर की हालत देख के लगता था कि यार इस घर में कोई आदमी कैसे रह सकता है। एक कमरे का मकान जिसमें दरवाजे नहीं। उसकी दादी बता रही है कि वो मां बता रही है कि पड़ोस में मुसलमान रोज धमकियां देते हैं। लेकिन मुझे अफसोस नहीं, गुस्सा है। उस वक्त भी मैंने कहा इस देश में केंद्र की सरकार की एक नेता जो झारखंड से थी, मंत्री भी थी शायद, वो वहां 2 दिन पहले आई। मैंने पूछा उनसे भाई कोई आया नहीं यहां? उन्होंने कहा एक नेता आई थी, मंत्री थी, सरकार की तरफ से आई थी। मैंने उन्होंने कुछ किया? बोली जब वो यहां से गई तो हमारे परिवार के खिलाफ 2 केस और लग गए।